मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में हम बात कर रहे थे और डायरेक्ट मेथड बताए थे जिसमें हमने मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज के बारे में बताया। आज हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इनडायरेक्टली कि हम जहाँ से जहाँ तक की लेंथ माप रहे हैं, इनिशियल से फाइनल पॉइंट जो भी 2 पॉइंट लिए हैं वहाँ तक हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे। इनडायरेक्टली एक ही जगह से अप्रोक्सीमेट वहाँ की लेंथ निकाली जाएगी, डिस्टेंस निकाली जाएगी। क्योंकि जैसे हमें यहाँ से सन की डिस्टेंस की, स्टार की डिस्टेंस या मून की डिस्टेंस निकालनी है तो हम डायरेक्टली मीटर स्केल लेकर तो नहीं जा सकते। तो इनके लिए कुछ इनडायरेक्ट मेथड हैं। तो पहले लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए बात कर रहे हैं, उनमें से हम पहला मेथड जो पढ़ रहे हैं पैरालैक्स मेथड। सबसे पहले समझिए कि पैरालैक्स का मतलब क्या है। पैरालैक्स इज द नेम given to an object whose position changes with respect to the background when seen from two different positions। कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, हम उसको दो अलग अलग जगह से देखें तो उसकी जो पोजीशन है उसमें हमें बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज होता नजर आएगा। इसी को पैरालैक्स बोला जाता है। सिंपली अगर आप समझो तो आप या एक पेन या एक पेंसिल कोई अपने सामने, आंखों के सामने लो, एक बार एक आंख से देखो, फिर दूसरी आंख से देखो, आपको महसूस होगा उसकी पोजीशन में चेंज होता हुआ। हालांकि आप वो एक ही जगह पे है, लेकिन जब यहाँ से देख रहे हो तो आपको इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, इस आंख से देखोगे तो इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। इसी को बोलते हैं पैरालैक्स। लेकिन अगर आप कोई दूर की वस्तु को देखते हो, काफी दूर की, एक बार एक आंख से एक बार इस आंख से, आपको कोई ज्यादा अंतर उसमें महसूस नहीं होगा, वो एक ही सीध में दिखाई देगी। क्योंकि आंखों की जो, अब मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ, जैसे कि हमको नजदीकी वस्तु ये है, मान लो इसको हम देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम देख रहे हैं एक बार पॉइंट ए से, एक बार इस पॉइंट बी से। तो यहाँ से जब देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में है, यहाँ से जब देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में है, तो चेंज है, इतना चेंज है। इस एंगल को बोला जाता है पैरालैक्स एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड पैरालैक्स एंगल। और ये जो लाइन है ए बी, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ए बी, इसको बोला जाता है बेस लाइन। क्या बोला जाता है इसको? बेस लाइन। अब नजदीक, जैसे आंखों की मैंने बात की, नजदीक की वस्तु को तो आप देख रहे हो तो ये एंगल ठीक है। अगर बहुत दूर वस्तु हो जाए, देखिए ये पॉइंट, अगर यहाँ इन दोनों पॉइंट के साथ मैं लाता हूँ इसको, तो कुछ एंगल यहाँ इतना बन रहा है। अगर यही दोनों पॉइंट इतनी दूरी पर मैं यहाँ ले लेता हूँ, अगर अब इन दोनों को यहाँ से मिलाया जाता है तो एंगल बहुत छोटा हो जाएगा और कम, मतलब जितनी ज्यादा दूर होगा तो ये एंगल कम होता चला जाएगा और नियरली एक ही लाइन नजर आएगी हमें, स्ट्रेट लाइन। तो डायरेक्शन में चेंज नजर नहीं आएगा। तो इस जो चेंज हो रहा है, ये चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड व्हेन सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस, दैट इज द पैरालैक्स। अब अगर इतनी दूरी यहाँ से, इतनी दूरी यहाँ से, इसकी ये फिक्स होगी, इसको हम सेंटर मान लें, इसको मान ले रेडियस, और इसको मान डिस्टेंस डी है दो पॉइंट के बीच की। स्मॉल एंगल के लिए ये एक तरीके से आर्क मान ली जाएगी, आर्क। सर्कल में पता है, सर्कल जैसे सर्कल है, ये सेंटर हो गया, अगर दो पॉइंट हम यहाँ नजदीक लेते हैं, ये क्या होगी? आर्क। अगर एंगल स्मॉल होती है, आर्क नियर स्ट्रेट लाइन हो जाती है। और सर्कल में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हो तो ये रिलेशन होती है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर यही एंगल लगेगा कि जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा? आर्क अपॉन रेडियस। अगर हमें ये बेस लाइन पता है, ये एंगल हमें पता है, तो हम ये डी, ये आर निकाल सकते हैं जो कि डिस्टेंस होगी उस ऑब्जेक्ट की। दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द stars
नियर बाई स्टार्स हम बोलेंगे अप टू नियरली 100 लाइट ईयर। नियर बाई स्टार कहने में नियर बाई है, मतलब लगभग 100 लाइट ईयर तक की डिस्टेंस तक के। लाइट ईयर बताया था, अगर आपको पता हो तो एक लाइट ईयर कितना बताया था, 1 लाइट ईयर। प्रकाश के द्वारा एक उसमें तय की गई जो लगभग कितनी होती है, 9.4 into 10⁻15 मीटर नियर अबाउट, मतलब 100 लाइट ईयर तक की डिस्टेंस मेजर, ये जो स्टार है उनकी डिस्टेंस मेजर की जा सकती है इस मेथड से। कैसे, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। अब स्टार की डिस्टेंस मेजर करनी है तो अगर हम अपनी दो पोजीशन आंखों की लें, एक बार इस आंख से देखें, इस आंख से देखें, तो कोई फर्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि स्टार्स बहुत दूर हैं। उनको हम देखेंगे तो क्या होगा कि वो बिल्कुल हमें एक ही लाइन में, चाहे इस आंख से देखो चाहे इस आंख से देखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब आंखों के बीच की डिस्टेंस अगर स्टार के स्पेक्ट्रम में देखें तो ना के बराबर है, एक ही पोजीशन है। तो उसके लिए अर्थ के 2 पॉइंट लिए जा सकते हैं, अर्थ के ऊपर कोई 2 पॉइंट बहुत दूर दूर, या अर्थ की ही 2 पोजीशन। देखिए मैं तरीके समझा रहा हूँ, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस हम पैरालैक्स मेथड से क्या कर रहे हैं, दिस मेथड is used to find the distance of nearby stars। ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, अप टू 100 लाइट ईयर, 100 लाइट ईयर तक। पैरालैक्स की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, तो मैंने बताई होगी पैरालैक्स की। क्या है पैरालैक्स? It is the name given to an object whose position appears to change with respect to background when seen from two different positions। मैं एक्सप्लेन नहीं कर दिया कैसे। अब ये मेथड नियर बाय स्टार्स को मेजर करके डिस्टेंस मेजर करने के लिए कैसे काम आता है, तो हम मान लेते हैं कि लेट इट इज द ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सूर्य के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो ये उसका ऑर्बिट मान लेते हैं हम, जिस कक्षा में वो घूम रही है। लेट इट इज द पोजीशन ऑफ सन मान लेते हैं। एग्जैक्टली वैसे सेंटर पे नहीं होती है, होता सन, तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं। ये किसी टाइम पर स्टार्टिंग में जब पहली रीडिंग हम ले रहे हैं, ये पोजीशन है अर्थ आज यहाँ पर है, मान लो जब हम रीडिंग ले रहे हैं। और यहां हमारे पास एक स्टार है नियर बाई स्टार, इसको मैं एन बोल देता हूं, ये अर्थ है। तो अर्थ से इसकी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है। तो हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप की सहायता से इस स्टार को देखेंगे यहां से, तो वो हमें इस डायरेक्शन में नजर आएगा। इसी टाइम पर एक फार स्टार, फार जो इससे बहुत दूर है, उसको भी देखेंगे, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसे नजर आएगा। दिस इज द एफ, फार स्टार। अब टेलीस्कोप से हम देख रहे हैं कि एक बार इधर देखा हमने, फिर घुमा के इधर देखा, तो ये एंगल हमें पता चल जाएगा टेलीस्कोप से। टेलीस्कोप में मेजरमेंट के लिए स्केल होती है, उससे पता चल जाएगा हमने कितने एंगल पर टेलीस्कोप को घुमाया। तो ये एंगल आज हमें मिल गया, θ1 इसको नाम देते हैं। तो ये एंगल भी θ1 होगा, समझ गए क्यों? दो पैरेलल लाइन है, ये इनको काट रही है, तो ये एंगल कौन से होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमने दो स्टार देखे, फार स्टार एंड नियर बाय स्टार। आज ये रीडिंग हमने नोट कर ली। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद अर्थ कहाँ होगी? अर्थ का एक रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन जो है 1 साल में पूरा होता है, तो 6 महीने के बाद अर्थ यहाँ पर होगी।
6 महीने बाद हम फिर से रीडिंग ले रहे हैं, उन्हीं दोनों स्टार को फिर से देख रहे हैं। तो ये नियर बाई स्टार है, आज हम देखेंगे ये इधर नजर आएगा हमें इस डायरेक्शन में। लेकिन मैंने कहा तो दूर की चीज को देख रहे हैं तो वो आज भी चाहे इस पोजीशन से देखें चाहे इस पोजीशन से देखें वो सीधी ही दिखाई देगी हमें उसी लाइन में। तो ये आज भी हमें स्ट्रेट लाइन में ही दिखाई दे रहा है। तो यहां से हमें फिर एंगल मिल जाएगा, दिस एंगल इज थीटा 2। हो सकता है नियर अबाउट में इक्वल भी हो, थोड़ा बहुत अलग भी हो, तो ये एंगल भी थीटा 2 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट जिसकी डिस्टेंस हमें निकालनी है। ये दो पोजीशन हुई हमने जहां से देखा उनको। तो ए बी इज द बेस लाइन एंड दिस इज द एंगल ए एंड बी, थीटा 1 प्लस थीटा 2, और ये डिस्टेंस हमें पता करनी है। ये तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हम क्या बताएंगे मेथड यहां से, हमें क्या पता है यहां पर एन क्या है, नियर बाई स्टार, एफ फार स्टार है, ए एंड बी क्या है, पोजीशंस ऑफ अर्थ at the interval of 6 महीने के इंटरवल पे है। ये चीजें हमारे पास हो गई ना। एंगल ए एन बी इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द टेलीस्कोप। दोनों हमारे पास हो गए, ये मिल गया हमें एंगल। अब हम मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाएं कि एंगल, तो एंगल ए एन बी है विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। दिस इज टेकन एज आर्क एंड दिस इज टेकन, दे आर टेकन एज रेडियस एंड सेंटर, मतलब एक सर्कल इसको मान सकते हैं। तो ये स्मॉल एंगल ही बनेंगे, इनको आर्क मान लेंगे। तो यहाँ पर आर्क हमारी ए बी, रेडियस ये ए एन लिख लो चाहे बी एन लिख लो, डी लिख लेता हूं इसका डिस्टेंस। अब ए एन बी की वैल्यू कितनी है, थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये हमारे पास है। हमें चाहिए डी, तो उसके लिए एक चीज और चाहिए ए बी। और अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दिया हो पहले, तो ए बी हमारे पास है। ये क्या है, पोजीशन ऑफ सन एंड दिस इज पोजीशन ऑफ अर्थ। तो ये डिस्टेंस 1 AU, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन, जिसको 1 AU हम कहकर चलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताई जा चुकी है, प्रैक्टिकल यूनिट्स आपको। अब ये भी तो अर्थ है, ये भी सन, तो ये भी 1 AU हुआ। तो ए बी कितना हुआ, 2 AU, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 2 AU। यहाँ थोड़ा सा AU ध्यान रखना, ये ए पॉइंट है, ये AU हमने यूनिट के लिए यूज किया है। अपॉन डी स्मॉल भी लिख सकते हो आप, AU को की वैल्यू पुट कर देता हूँ, डी इधर ले आते हैं, डी 2 AU की वैल्यू 1.5 into 10⁻11 नियर अबाउट में, डी इधर आ चुका है, थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये हमें टेलीस्कोप से मिलेंगे एंड we can find the distance of the star. So this is the parallax method to find the distance of a nearby star. हमने कहा कि ये मेथड 100 लाइट ईयर तक के डिस्टेंसेस को मेजर करने के काम आता है। ज़्यादा क्यों नहीं पूछ लिया जाए इसको, इसलिए आपसे कि 100 लाइट ईयर तक ही क्यों। रीजन वही है, जैसे मैंने आंखों के लिए बताया था कि नजदीक के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो पैरेलैक्स एंगल हमें काफी मिलेगा, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट देखेंगे तो पैरेलैक्स एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, नियरली ये दोनों एक ही पॉइंट बनेंगे। तो ऐसा ही फार स्टार में होगा। तो फार स्टार को हम देखेंगे तो वो हमें उसी पोजीशन पर दिखाई देगा, चाहे हम यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी मेथड को हम यूज कर सकते हैं कि अर्थ किसी और के मून की डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस ऑफ मून, उसके लिए हमें अर्थ की दो पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ही टाइम पर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर 2 पॉइंट ले लेंगे,
इनकी ये वैल्यू तो मेजर कर लेंगे। अब एक बार तो मून को यहाँ से देखा जाएगा, एक बार यहाँ से देखा जाएगा, फिर पैरालैक्स मेथड मिल जाए, एंगल मिल जाएगा हमें। तो काम वही है, पैरालैक्स मेथड है ये भी और ये भी। तो इससे हम मेजर कर सकते हैं क्या, डिस्टेंस स्टार्स की, प्लैनेट्स की, मून वगैरह की, ठीक है, पैरालैक्स मेथड से मेजर की जा सकती है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड था, हम कहीं नहीं गए, अर्थ से ही हमने मेजर किया है डिस्टेंस को। अब नेक्स्ट साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। मे बी मून। अब क्या डिस्टेंस नहीं निकाल रहे उसकी, क्या निकाल रहे उसका साइज। साइज मतलब उसका रेडियस कह दो आप, डायमीटर कह दो, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जितने भी हैं लगभग स्फेरिकल है, तो वो हमें निकालना है साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी हम एक इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करेंगे। तो देखिए इनडायरेक्ट मेथड कैसे यूज होगा इसमें। लेट यू वांट टू फाइंड द डायमीटर ऑफ मून। मान लो मून की का ही डायमीटर निकालना है, तो फिगर ड्रॉ करता हूँ, एक बार फिगर से समझेंगे आप। लेट इट इज मून and it is surface of earth, the earth। When moon is seen from telescope from the earth, then it appears like a disk, circular disk, एक गोल डिस्क की तरह, चक्कर की तरह हमें दिखाई देगा। अब अर्थ के ऊपर समान हम यहां से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर यहां पे है जो देख रहा है। We will observe the two sides of the moon from this point. Firstly, this side, यहां पे एक साइड ये देख रहे हैं, ये पॉइंट हमें मिल जाएगा इस डायरेक्शन में। फिर हम टेलीस्कोप को घुमा के इस साइड को देखेंगे, इसी पॉइंट से बी साइड। तो यहां टेलीस्कोप से नहीं एंगल मिल जाएगा, एंड इट इज पैरालैक्स एंगल। एक्चुअल में ये भी पैरालैक्स एंगल ही कहलाएगा। एक बार हमने इसको देखा, एक बार इसको देखा, ये डिस्टेंस हमारे पास होगी, ये डिस्टेंस हमारे पास होगी, क्योंकि मून की डिस्टेंस हम पहले ही बता चुके हैं किस प्रकार पैरालैक्स मेथड से हम निकाल सकते हैं, वो हमें पता है। हमें अब पता क्या करना है, इसका डायमीटर ये निकालना है, साइज। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल वही मेथड लगेगा। क्या ये मान लो हमने मून मान रखा है, तो थोड़ा सा जैसे लिखना होगा, हम क्या बताएंगे, फिगर बना के बताएंगे। लाइक मून, व्हेन मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट O, then it appears like a circular disc, and we will observe the two opposite sides of the moon from that point with the help of a telescope, as shown in figure, by which we will find the parallax angle. And by applying the formula, वही क्या, theta equal to arc upon radius. Now this is taken as arc. ये पॉइंट देख रहे हैं, ये और ये लेंथ बराबर रेडियस, ये सेंटर, ये आर्क, आर्क अपॉन रेडियस। हमें ए बी चाहिए अब की बार, ए बी इक्वल टू थीटा इंटू डी, और डिस्टेंस हमारे पास होगी पहले से ही, थीटा हम टेलीस्कोप से ले लेंगे, तो ए बी हमें मिल जाएगी, ए बी जो कि डायमीटर होगा मून का, डायमीटर ऑफ मून, साइज पता चल गया मून का। तो ये भी एक मेथड था किसका, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे पास, प्लैनेट्स वगैरह, उनकी रेडियस या उनका डायमीटर पता करना है, तो उसके लिए
इनडायरेक्ट मेथड ही है ये भी। हमने अर्थ के ऊपर से एक ही पॉइंट से वहां बिना जाए, उसके बिना फिजिकल कांटेक्ट के हमने उसका रेडियस उसका डायमीटर हमने पता कर लिया है। तो ये साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हुआ। और हम आगे बढ़ते हैं। मान लो हमें किसी पहाड़ी की, कोई दूर पहाड़ है, उसकी हमें डिस्टेंस पता करनी है जहां हम खड़े हैं वहां से। तो उसके लिए भी मेथड हमारे पास है, उसको बोलते हैं इको मेथड। इको, इको सुनी होगी आपने, इको। इको 9th क्लास में साउंड के चैप्टर में इको आती है। इको गूंज विच प्रोड्यूसेस ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हम कहीं पर कुछ बोल रहे हैं और साउंड रिफ्लेक्ट होकर हमें दोबारा सुनाई देती है, वो इको है। तो इको मेथड किस प्रकार यूज होगा? तो दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ a hill or any other object which can reflect the light, sorry sound को रिफ्लेक्ट कर सके। कैसे? मान लो ये हमारे पास कोई पहाड़ी है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से मैं डिस्टेंस मेजर करनी है इसकी। तो यहाँ से क्या किया जाएगा? दिस पर्सन विल प्रोड्यूस द साउंड। साउंड प्रोड्यूस करेगा, इधर जाएगी साउंड v स्पीड से, मान लो यहाँ टकराएगी वो वापिस आएगी। हमें ये डिस्टेंस पता करनी है x। साउंड की स्पीड हमें पता होगी, अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग होती है। अगर NTP पर या STP पर, नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हम बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? नियर अबाउट 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। तो वो कंडीशंस के हिसाब से हम स्पीड ले लेंगे। तो v हमें पता है, हमें x निकालनी है। साउंड क्या हुई? पहले गई है और फिर आई है। हमने जब साउंड को प्रोड्यूस किया और वापस मिली, उस दौरान कितना समय लगा? तो हम यहां मान लेते हैं v, यहां पर क्या लगाते हैं? लेट v स्पीड ऑफ साउंड, t टाइम टेकन बाय साउंड टू cover a distance of 2x, क्योंकि पहले x डिस्टेंस तक गई है और फिर x डिस्टेंस तक आई है। टोटल टाइम हमारे पास हो गया। सो डिस्टेंस 2x, डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी? स्पीड इनटू टाइम। हमें चाहिए x इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बाय 2। तो ये भी एक इनडायरेक्ट मेथड है। हमने कोई मीटर स्केल नहीं लिया, कोई डिवाइस लेकर वहां तक नहीं गए हम मेजर करने के लिए, तो यहीं से हमने मेजर किया, अप्रोक्सीमेट हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी। इको मेथड। फॉर्मूला यही लगेगा। अगला मेथड जो बता रहा हूं उसमें भी सोनार, नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा आपने सोनार मेथड, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें भी क्या होता है? इसी प्रकार से यूज होता है। दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए शिप और द डेप्थ ऑफ ओशियन, and ultrasonic sound is used in this method। सोनार में क्या होता है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ एग्जांपल, फिगर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि इस प्रकार से मान लो ये हमारे पास कोई शिप है या बोट है, इस पे हमने एक डिवाइस लगा दिया विच विल प्रोड्यूस द अल्ट्रासोनिक साउंड, और यहाँ कोई
डिस्टेंस हम पता करने को, डूबे हुए जहाज वगैरह की कोई पनडुब्बी है, या हमें डेप्थ ऑफ ओशियन उसकी डेप्थ पता करनी है, तो यहां से क्या होगा, अल्ट्रासोनिक साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड and this sound will goes to the bottom of the ocean and will reflected back, और रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। इसमें यहाँ पे डिवाइस लगा, इसके पास ट्रांसमीटर भी होगा और रिसीवर भी होगा, अल्ट्रासोनिक साउंड को ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी करेगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, टाइम v हम मान लेते हैं, v स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, t टाइम टेकन बाय साउंड to go to the bottom and received after reflection। इसमें टोटल टाइम लगा वो t है, मतलब हम कहते हैं t टोटल टाइम टू कवर दिस डिस्टेंस, इसका डबल 2x। वही मेथड अगेन x इक्वल टू v इंटू टी बाई 2, सेम मेथड वही, लेकिन फर्क क्या है, यहां पर ऑर्डिनरी जो ऑडिबल साउंड इसको हम सुन सकते हैं वो यूज की थी, यहां कौन सी यूज की थी, अल्ट्रासोनिक साउंड यहां पर प्रोड्यूस की गई थी, उसको हमने यूज किया। ठीक है, और एक मेथड और बताते हैं, ऐसा इसी के ऊपर है वो भी, रडार। सुना है रडार? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग था, यहाँ रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, यानी रेडियो वेव्स। ये भी एक प्रकार की वेव्स हैं, साउंड वेव थोड़ी अलग प्रकार की वेव है, जिसको मटेरियल की आवश्यकता होती है चलने के लिए, ये वैक्यूम में भी चल सकती हैं। अल्ट्रा जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम इनको बोल देते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। तो रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन दिस मेथड, इसमें कौन सी यूज होंगी, रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन दिस मेथड। This method is used to find the distance of an aircraft of enemy जनरली जहाँ पर ऐसा खतरा हो कि जो दूसरे जो हैं देश के या दुश्मन के जो जहाज वगैरह आ सकते हैं, वहाँ पर रडार लगाए जाते हैं, उनसे पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर कोई जो है दूसरा जो है किसी दुश्मन का जहाज आया है, उसकी पोजीशन कहाँ, कितनी दूरी पर हमसे वो है, किस प्रकार उसको निशाना लगाया जा सकता है, तो उनमें रेडियो वेव्स यूज होती है। मेथड इसमें भी वही है, फॉर्मूला ये लगेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होंगी किसी अर्थ पर किसी पोजीशन से, कोई एंटीना वगैरह लगा मान लो, वहां से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और मान लो यहाँ से कोई जहाज वगैरह जो है उड़ के जा रहा है, तो उसकी पोजीशन उससे जो है रिफ्लेक्ट होके ये वेव्स आएंगी, तो ये डिस्टेंस हमें पता करनी है कितनी है, ये v स्पीड हो जाएगी, t अगर हमें टाइम पता है तो फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू v इंटू टी बाय 2, रडार मेथड। ठीक है, इसमें रेडियो वेव्स। इसी प्रकार का एक मेथड और है लेजर। लेजर लाइट शायद आप लोगों ने देखी भी होगी, लेजर मेथड।
अब लेजर मेथड में क्या होगा, क्या यूज किया जाएगा, लेजर लाइट। एक्चुअली में लेजर लाइट है क्या, लेजर लाइट इज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ हाई इंटेंसिटी। मोनोक्रोमेटिक, मोनो होता है सिंगल के लिए, वन के लिए, सिंगल कलर की, मोनोक्रोमेटिक एक कलर की, चाहे वो ब्लू है चाहे वो रेड है, एक सिंगल कलर। जैसे व्हाइट लाइट हम बात कर रहे हैं तो व्हाइट लाइट में क्या है, 7 कलर्स होते हैं। हम किसी एक कलर की और हाई इंटेंसिटी की, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट में, जिसमें लाइट बहुत ज्यादा, उस लाइट में हम लेजर लाइट बोलते हैं। एंड इट हैज द टेंडेंसी टू मूव इन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अप टू ए लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत दूर तक एक स्ट्रेट लाइन में ये चल सकती है। क्या, लेजर। तो इसका मेथड किस लिए यूज होता है, तो लाइट ऑफ लेजर के बारे में बताएं तो इट इज ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी की मोनोक्रोमेटिक लाइट है। इट कैन ट्रेवल अप टू लॉन्ग डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में लंबी दूरी तक ये चल सकती है। तो ये किस लिए यूज हो सकती है, दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मून। चंद्रमा की दूरी भी हम निकाल सकते हैं, इतनी दूर से भी रिफ्लेक्ट होकर ये वापिस आ सकती है। तो फॉर्मूला वही यूज होगा। अगर हमें पता हो, अगर t हमारे पास टाइम है लाइट का टू गोज टू द मून एंड कम बैक, टाइम टू गो टू द मून एंड रिफ्लेक्टेड बैक, v स्पीड ऑफ लाइट। वैक्यूम में अप्रोक्सीमेटली हम पता भी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट होती है। वैक्यूम में हम एयर में लगभग बराबर मान के चलते हैं। देन x = v × t/2। आगे वही फॉर्मूला, फिर से वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो ये लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के कुछ मेथड हमने आपको बताए, इनडायरेक्ट मेथड लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए।